ये लेक्चर नंबर 2 है। एनसीईआरटी महेश बर्नवाल के मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कवर कर रहे हैं। और पहले वीडियो में हम लोगों ने जो है कवर कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में जो हुआ था, यूरोपीय का आगमन भारत में जो हुआ था उसको मैंने कवर किया था। और ये दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को हम लोग शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शीद कुली खां। क्या हुआ था, जब मुगल की सत्ता कमज़ोर होने लगी थी उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे जो छोटे छोटे साम्राज्य थे, यानी जो जागीरें दी गई थी मुगल अम्पायर के द्वारा, मुगल बादशाह के द्वारा, तो उन क्षेत्रों पर जो है स्वतंत्र अधिकार होने लगा था। और उसी क्रम में जो है मुर्शीद कुली खां जो थे उन्होंने बंगाल के क्षेत्र को जो है बंगाल के क्षेत्र में इतनी प्रसिद्धि और इतना पावर हासिल किया कि इसे जो है मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, मुर्शीद कुली खां को। उसके बाद है मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित करके जो है, इसमें क्या होता था कि एक बेसिक पेंशन जो है कुछ पैसे जो है मुगल को दिए जाते थे। बाकी जितना भी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, हर एक चीज़ जो है अब वो बंगाल का जो है गवर्नर ही वहाँ पे करेगा, जिसमें कि अब जो है मुगल को बस औपचारिकता मात्र है, बाकी सब पूरी सत्ता जो है उस क्षेत्र की वो वहाँ के गवर्नर की ही होगी। तो मुर्शीद कुली खां जो है बंगाल को स्वतंत्र जो है जगह को घोषित करवाए थे, और इसी वजह से इनको जो है गवर्नर नियुक्त किया गया था। उसके बाद है इन्होंने अपनी राजधानी ढाका से उठाकर जो है कहाँ पे लाई थी? तो मुर्शिदाबाद लाई थी। मुर्शिदाबाद का जो नाम है मुर्शीद कुली खां से ही पड़ा था। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ढाका से मुर्शिदाबाद। ठीक है, दो चीज़ हमने देखा कि अंतिम गवर्नर जो नियुक्त मुगल सम्राट के द्वारा किया गया था वो मुर्शीद कुली खां थे। उसके बाद है मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। उसके बाद जैसे बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो वो अलीवर्दी खां थे। ठीक, तो अलीवर्दी खां थे, यानी जो अलीवर्दी खां थे, इन्होंने कहा था कि जो यूरोपीय है वो एक मधुमक्खी है, यानी अगर तुम छेड़छाड़ नहीं करोगे तो वो तुम्हें शहद देगी, लेकिन अगर तुम इनके साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये तुमको डंस मारेगी और तुम्हें घायल कर देगी। यही बात ये अपने नाती यानी ग्रैंडसन को सुनाते हैं कि यूरोपियों से जब ब्लैक होल वाली घटना के पहले ही जो है ये अपने नाती जो थे जिनको उत्तराधिकारी मिली थी सिराजुद्दौला से ये बात ये कहते हैं कि मधुमक्खी की तुलना जो है यूरोपीय से की थी कि अगर तुम अच्छे से इसके साथ रहोगे तो फिर ये तुम्हें शहद देगी, लेकिन अगर नहीं तुम रहते हो तो फिर ये तुमको डंस मारेगी। उसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लैक होल की घटना, जिसका डेट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ 20 जून 1756। जैसे बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी की का युद्ध, और जो ब्लैक होल वाली घटना है वो बहुत ही कम दिनों के, मतलब एक हफ्ते के अंदर वाली कहानी है। यानी 20 जून को जो है 20 जून को हुआ था ब्लैक होल की घटना, उसी का जो है पृष्ठभूमि तैयार कर दिया प्लासी के युद्ध के लिए। ठीक है, तो ब्लैक होल की घटना याद रखिएगा 20 जून, यानी ब्लैक होल मतलब एक छोटे से कमरे में बहुत सारे जो है अंग्रेज़ों को पैक कर दिया गया और सजा के तौर पर, और फिर जब सुबह उठकर देखा गया तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग मर गए थे दम घुटने के कारण, क्योंकि बहुत छोटा सा कमरा था और उसमें बहुत सारे यूरोपियों को भर दिया गया था, जिसके कारण दम घुटने के कारण बहुत सारे यूरोपीय मर गए थे। तो इसी के कारण से जो है अंग्रेज़ों का इनसे बहुत खुन्नस बढ़ गया था कि अब जो है कुछ ना कुछ करना ही होगा।
तो ब्लैक हॉल वाला घटना जो है ये करवाया था किसने, सिराजुद्दौला ने। ठीक है, कब, तो 20 जून 1756 ईस्वी में। उसके बाद जो है 9 फरवरी 1757, ये ऐसा ही 1275 वाला, शायद 1275 के पीटी में ही एग्ज़ाम में पूछा गया था, अलीनगर की संधि के बारे में। ठीक है, अलीनगर की संधि जो है किसके किसके बीच में होती है, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होती है। यही जो अलीनगर की संधि है ना, इसको पूछा था कि किस गवर्नर, किसके किनके मध्य हुई थी। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी अलीनगर की संधि। 3 बार बोलते हैं कि 1757, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किनके मध्य, तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए थे कि इन्होंने जो है पूरा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एकदम स्टैब्लिश कर लिया था। यानी इसने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम कर जो है धीरे धीरे भारत में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी थी। और इन्हें इसी वजह से शायद कहा जाता है कि आसमान से उतरा हुआ जो गवर्नर है इन्हीं को कहा जाता था। ये घटना चक्र का शायद क्वेश्चन है। तो क्या है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक है वो रॉबर्ट क्लाइव को ही, इसके दिमाग ने ही जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना जो है करती थी, जिसने प्लासी के युद्ध को लड़ा था। कब, तो 23 जून 1757 में। ठीक है, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, ब्लैक हॉल वाली घटना हमने पढ़ी थी। ब्लैक हॉल वाला घटना जो था, ये देखिए जैसे 20 जून को हुआ था 1756 ईस्वी में ब्लैक हॉल वाला घटना, उसके 1 साल के बाद और 20 में 3 जोड़ दीजिए यानी 23 जून 1757, यहाँ भी 1 जोड़िए, ठीक है, यहाँ 1 और यहाँ पे 3, यानी 23 जून, मतलब जून में ही दोनों का मंथ सेम है। तो 20 जून को ब्लैक हॉल वाला घटना होता है 1756 में, और 23 जून 1757 में जो है ये प्लासी का युद्ध होता है, यानी बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें कौन कौन लड़ते हैं, जिसमें जो पराजित होते हैं वो जो है जिसमें पराजित होते हैं सिराजुद्दौला। ठीक है, और अब इनका कारण भी था क्योंकि इनके जो बहुत सारे अपने अपने रिलेटिव थे, जैसे घसीटी बेगम हो गया, फिर हो गई इनकी मौसी थी सिराजुद्दौला की, और 1-2 जो इनके हेल्पर थे मीर जाफ़र सब, उन्होंने इनके साथ गद्दारी की थी, जिसके कारण इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। तो ठीक है, इन्होंने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। इसी वजह से तो यहाँ पे ये टिक पाए, तभी तो ये आ पाए। तो पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। इन्होंने नींव रख दी कि अब ब्रिटिश को हराने वाला कोई नहीं है। ठीक है, उस समय तो इन्होंने हेल्प ली थी, लेकिन आगे जाके जो है ना, आगे ही जाकर बैटल ऑफ बक्सर में इसने साबित कर दिया कि भारत में जो है ब्रिटिश के अलावा यहाँ पे कोई रह नहीं सकता, मतलब कोई राज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसने अपने दम पर जो है यहाँ के शासक को हराया था, मैक्सिमम लोगों को। तो क्योंकि ये तो बंगाल का गवर्नर था ना, अभी भारत का जो मुगल का सत्ता है अभी भी है, तो उस सत्ते को हराएगा ये बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक, आगे जाए क्लाइव नहीं, आगे इसके जो यानी ब्रिटिश ऑफिसर्स जो और आएंगे। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, तो मीर जाफ़र था। ये बहुत बहुत बड़ा जो है, इसने बहुत फ्रॉड किया था और बहुत विश्वासघात किया था, इसी वजह से जो है हमारा सिराजुद्दौला हार जाता है। तो मीर जाफ़र जो थे वो बहुत बड़े विश्वासघाती थे, जिन्होंने जो है इनको हरा दिया था।
उसके बाद है प्लासी के युद्ध के समय मुगल का बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। ये भी जो 1275 SI का मेंस हुआ था उसमें ये शायद क्वेश्चन पूछा, नहीं उसमें बैटल ऑफ बक्सर के समय मुगल बादशाह कौन पूछा गया था, ये उसमें पूछा था। लेकिन अब हो सकता है कि उस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते, ये भी फ्रेम हो सकता है कि प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? आलमगीर द्वितीय थे। ठीक है, आलमगीर द्वितीय। और वहाँ पे जो है शाह आलम द्वितीय, बैटल ऑफ बक्सर के समय में शाह आलम द्वितीय और यहाँ पे आलमगीर द्वितीय। ठीक है, प्लासी और आलमगीर द्वितीय थे। 3 बार इस चीज़ को याद रखिए कि आलमगीर द्वितीय जो है वो प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह थे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि प्लासी के युद्ध के समय प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? तो यही विश्वासघात किया था और फिर उसको मरवाने में बहुत हेल्प किया था सिराजुद्दौला को। तो सिराज और प्रॉमिस किया था ब्रिटिश ने इसके साथ, ब्रिटिश आर्मी मतलब जो वहाँ के गवर्नर थे क्लाइव और सब ऑफिसर्स ने, कि तुम्ही को जो है नवाब बना दिया जाएगा। तो मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है क्योंकि इसने जो है विश्वासघात करके उनको मरवाया था। इसी का गिफ्ट ये जो है अपने शर्त के अनुसार इनको बिठा दिया गया। फिर है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? अगर प्रभुत्व पूछा जाएगा, ठीक है, तो प्लासी के युद्ध से, क्योंकि जो हुआ था 23 जून 1757। अब ब्लैक हॉल याद कर लीजिए फिर से एक बार, 20 जून 1756 ईस्वी में और 23 जून 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि फिर कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सारे के सारे डेट याद रखने ज़रूरी है क्योंकि अब जो है BPSC सबके एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजी आ जाता है, तो उसको अभी ही याद कर लेंगे कि फिर दोबारा नहीं सोचना पड़े। ब्लैक हॉल तो याद करवा ही दिए हैं 20 जून 1756 ईस्वी में, यानी 1 साल पहले, लेकिन में मंथ सेम था। उसके बाद है अलीनगर की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? आप पीछे आगे बता चुके हैं, रॉबर्ट क्लाइव और जो सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। कब? तो 9 फरवरी 1757 हुआ। ये था कि जो अलीनगर की संधि हुई थी इन दोनों के मध्य में, उसमें डिसाइड किया गया था कि तुम कोई भी जो है चाल मेरे खिलाफ नहीं चलोगे और तुम अपना व्यापार से काम रखोगे, ऐसा करके इसने संधि साइन किया था। लेकिन जो है जो क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी के कुछ लोग, उनका जो है गतिविधि इनके पर्सनल लाइफ में भी जाने लगा था, यानी घसीटी बेगम के साथ अलग षड्यंत्र रच रहा था और सभी चीज़ें, जिसको ये सुनकर और इनको बिना पूछे किलेबंदी करना शुरू कर दिया। खुद जो है बहुत सारे फैक्ट्रीज डालने लगे, घेराबंदी करने लगा वो उस अपने क्षेत्र का। तो उसी से गुस्सा होकर सिराजुद्दौला जो है ने स्टार्ट कर दिया था जो हमारा प्लासी के युद्ध के तौर पर इसका गुस्सा सामने आया था, जिसमें अगर विश्वासघात नहीं किया जाता तो ये सिराजुद्दौला ही जीतते। तो कब हुआ था अलीनगर की संधि? फरवरी में, 9 फरवरी 1757। तो दिमाग में रखना है कि जो प्लासी का युद्ध है उसका जो फ्रेम कह सकते हैं, ब्लैक हॉल वाली घटना तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में थी ही, उसके साथ साथ अलीनगर की जो संधि हुई थी जिसके तहत दोनों के बीच था कि तुमको हेल्प नहीं करना है, लेकिन उसने हेल्प किया। तो कहते हैं कि चिंगारी के जैसे सिराजुद्दौला के पास लगी कि तुम्हारा संधि करने के बाद भी तुमने धोखा किया है। तो 9 फरवरी, मतलब जून से पहले ही होगा, तो 9 फरवरी 2000, यानी 9 फरवरी, इसको निमोनिक्स है कि 9 फरवरी, यानी कि नहीं करना है आपको कोई भी पंचायती मेरे खिलाफ या मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचना है, यानी 9 फरवरी। ठीक है, 9 फरवरी यानी 9 फरवरी 1757, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं, 9 फरवरी। ठीक, उसके बाद है प्लासी का युद्ध, तो अभी याद किए थे 23 जून 1757। क्रोनोलॉजी अगर आ गया
क्वेश्चन बीपीएससी में, जैसे कि ब्लैक हॉल, अलीनगर, प्लासी और बक्सर, ये चारों दे दिया अरेंज करने कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसी वजह से डेट और ये दोनों याद करना ज़रूरी है। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764, ये तो पता ही है, लेकिन 22 अक्टूबर को हुआ था, ये भी याद रखना ज़रूरी है, 22/2/2। ठीक है। बॉक्सर जो होते हैं वो दो दो हाथ में ग्लव्स पहन के रखते हैं। ठीक है, दो दो हाथ में ग्लव्स रखते हैं, यानी मतलब 22 अक्टूबर 1764 यानी 1764। उसके बाद है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसको स्टार मार्क करते हैं। एक है इलाहाबाद की प्रथम संधि, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था अलीनगर की संधि, आपको पता ही है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। फिर है इलाहाबाद की संधि, इसमें क्लाइव नहीं था, और सॉरी हाँ इलाहाबाद की संधि जो कि जो बक्सर का युद्ध है उसके बाद हुआ था, बीच में सॉरी ये जो रॉबर्ट क्लाइव है वो आ जाता है बक्सर के पहले, मतलब युद्ध के बाद वो फिर से गवर्नर बन जाता है फिर से दोबारा आके। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त, मतलब 12, एक हुआ था 12, एक हुआ था 16, 12 और 16 यानी एक के 4 दिन के बाद 12 और 16 1765। 64 में तो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके 2-4 महीने मतलब 6-7 महीने के बाद, यानी 12 अगस्त 1765। अगर पूछा जा सकता है कि 64 में बक्सर का युद्ध हुआ 1 साल के बाद, यानी मतलब 65 में अगर आप प्रवेश करेंगे तो 12 अगस्त और 16 अगस्त, 12 और 16 अगस्त को जो है इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि हुई थी। ठीक है, एक अवध वाले के साथ एक मुगल के साथ, दोनों के साथ हुई थी, ये चीज़ याद रखना है। 12 अगस्त और 16 अगस्त। 15 अगस्त को हम लोग 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना, उसके 2 दिन पहले इधर और 1 दिन इधर, यानी 15 में 3 माइनस करिए और इसमें 15 में 1 जोड़िए, यानी 12 और 16 दोनों ही जो है इवन नंबर है, याद रखिएगा। 12 और 16 4 से दोनों ही डिविजिबल है, तो 4 तिया 12, 4 और 4 का गुना 16। उसके बाद है बनारस की संधि वर्ष 1773 में। 1773 आपको पता है कि इस समय कौन होगा, जिसके समय में 1774 का एक्ट आया था, चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, 1773 में बनारस की संधि हुई थी, अरेंज करने आ सकता है। तो इतना चीज़ हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वर्ष 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर फिर किसे बंगाल का नवाब नियुक्त किया। सबसे पहले क्या था, इन लोगों का मनसा ही यही था कि ये लोग करते थे कि जो इनके अकॉर्डिंग इनकी बात सुनता है वही उन्हीं को ये शासन देते थे भारत में, बाकी फिर उनको उतार देते थे। तो मीर जाफ़र के नवाब बनने के बाद ब्रिटिशर्स को लगा था कि ये जो है हमारे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, ये अपना जो है नियम कानून लगाने लगा है, तो फिर ये मीर जाफ़र को हटाकर जो है मीर कासिम को नवाब बना देता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है कि भाई तुमने हमको हटाकर दूसरे को कैसे बना दिया, चिढ़ जाता है। फिर जो है इधर उधर करने लगता है, और फिर लास्ट में ये जो है बैटल ऑफ बक्सर में जो है मिल जाएगा उसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ फिर से दोबारा। अभी लड़ाई हो गई ये दोनों के बीच, ब्रिटिशर्स और मीर जाफ़र के बीच मनमुटाव हो गया, इसी वजह से इसको उतार कर मीर कासिम को बिठा दिया। अब मीर कासिम तो और भी बहुत चतुर था, इस व्यक्ति ने तो अपना राजधानी बदल दिया कि ब्रिटिशर्स से ना ही हम रहेंगे उसके सामने, ना वो हम पे नज़र रख पाएंगे। अपनी राजधानी जो है मुंगेर लेके आ जाता है, बिहार। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सका किसने मुंगेर अपना जो है राजधानी को और कोषागार को ले आया था, तो ये मीर कासिम था। ठीक है, 22 अक्टूबर आपने अभी पढ़ा था, 2 बॉक्सर यानी बक्सर का युद्ध में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि बक्सर के युद्ध में किन के मध्य हुआ था, तो एक तरफ तो अंग्रेज थे 100% और दूसरे तरफ थे मीर
मीर कासिम, उसमें दे सकता है मीर जाफ़र दे देगा, लेकिन मीर जाफ़र गलत हो जाएगा, ठीक है, मीर जाफ़र नहीं। आप याद रखिएगा कि मीर जाफ़र जो था वो व्यक्ति इन्हीं लोग के साथ, मतलब मीर जाफ़र जो है ब्रिटिशर्स के साथ जाकर मिल जाता है इसको, कासिम को हटाने के लिए कि हम, और कासिम जो है इन लोगों के साथ मिलता है, क्योंकि होता ये है कि मीर जाफ़र को अभी हटा के मीर कासिम को बनाया। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को बनाना चाहेगा, जिससे कि मीर कासिम जाके फिर इन लोगों के साथ मिल जाता है, इन लोगों को भड़काता है कि चलो, और सपोर्ट देता है कि चलो हम लोग मार करेंगे मिलकर। तो कौन कौन थे बक्सर के युद्ध में? अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब कौन थे उस समय? सूजा उद दौला थे। याद रखिएगा, सूजा उद दौला जो थे वो अवध के नवाब थे उस समय में। और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय की जगह पे बहादुर शाह द्वितीय डाल सकते हैं, इसका दिमाग में रखना है हमेशा। शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है, और इनके सम्मिलित सेना को हराया था। तो 3 आदमी कौन था? मीर कासिम था, अवध का नवाब था शुजा उद दौला, और शाह आलम द्वितीय, ठीक। उसके बाद है बक्सर के युद्ध के इसमें ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो, ठीक। हेक्टर मुनरो बहुत तेज तर्रार आदमी थे। इन्होंने बिना किसी हेल्प के, इसने पूरे भारत के, सोचिए तो पूरा भारत के जितना भी शक्ति है सबसे लड़ाई किया, क्योंकि आप सोच लीजिए मुगल को भी हराया, नवाब बंगाल के भी नवाब को हराया, फिर अवध के भी, तो सबको हरा दिया बिना सोचे समझे। तो उसके बाद है बंगाल का नवाब, आपको पता ही है बंगाल का नवाब उस समय में जो है मीर जाफ़र था, ठीक। बक्सर के युद्ध के समय में याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम बताए थे कि जो अभी हम जैसे बताए थे कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को बना दिया गया था। तो क्योंकि कासिम बहुत ही अपना सोचने लगा था, जिसके कारण इसको हटाकर फिर जाफ़र को बिठाया। तो जाफ़र को जैसे ही बिठाया गद्दी पर, मीर कासिम यहाँ से उठकर जो है सब लोगों के गुट के साथ आया फिर मार करने के लिए इन लोगों से, लेकिन हार गया। और मीर जाफ़र तो अंग्रेज के साथ मिला हुआ था ही, ठीक। उसके बाद है बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। तो अभी पढ़े हैं 12 और 16 को पढ़े थे। तो पहला होगा 12 तारीख को, 12 अगस्त को, यानी 12 अगस्त को हुआ था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और जो बंगाल के नवाब थे नजमुद्दौला और तथा क्लाइव के बीच पहला जो 12 अगस्त को हुआ था। कौन कौन? तो अब पूछेगा कि कौन नवाब थे बंगाल के जिन्होंने साइन किया था इलाहाबाद की संधि पर। तो उसमें पहला था शाह आलम द्वितीय, ठीक। दिमाग में ये रखना है कि किसने साइन किया था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइन करने वाला। और बंगाल का नवाब उस समय नजमुद्दौला था, ठीक है, नजमुद्दौला से साइन करवाया था नजमुद्दौला। उसके बाद दूसरा हुआ था क्लाइव के मध्य और इलाहाबाद का और ठीक है, क्लाइव और इन सब के बीच, और इलाहाबाद का जो द्वितीय संधि हुआ था क्लाइव और अवध के नवाब। यानी कि पहले तो पूरा मुगल को ही ख़त्म कर दिया, 12 अगस्त को पूरा मुगल और नवाब के साथ किया, और 16 अगस्त में जो है ये अवध की भी कहानी ख़त्म कर दी। यानी पहला जो हुआ था, पहला जो संधि हुआ था वो पहला मुगल प्लस बंगाल, ठीक। और दूसरा जो 16 अगस्त को हुआ था वो उसमें अवध ख़त्म, ठीक है, दोनों के बीच संधि हो गया। अब ठीक है, उसके बाद है किस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है ये तीनों तो एक ही था पहले भाई, तीनों तो एक ही था। तो इलाहाबाद की संधि आपने पढ़ा ही, इलाहाबाद की संधि के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो यही इलाहाबाद की जो दो संधियाँ हुई थी, ठीक है। तो उसमें उसी मतलब जो बैटल ऑफ बक्सर हारा, उसके बाद इलाहाबाद की संधि, और उसके बाद जो है सारी दीवानी इन लोगों से मुगल से ले ली थी।
उसके बाद है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, अभी पढ़े थे हम लोग। स्वर्ग से जो है उत्पन्न सेना नायक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, क्योंकि इतने इसने जो है पूरे ब्रिटिश सत्ता का असली संस्थापक सोचिए तो ये बन गया था भारत में। इसने पूरे ब्रिटिश सरकार को यहाँ भारत में स्थापना करने का जो है वो दे दिया था, ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पे स्थापना करने का वो दे दिया था। ठीक है, उसके बाद है इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी। देखो जो द्वैत शासन है ना वो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था, ठीक, 1765 शायद 65 में ही लगाया था। लेकिन इसको हटाने का काम जो किया था ना वो जो 1772 ईस्वी में शायद जो हमारे वो थे सॉरी वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने ये ख़त्म किया था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने, आप द्वैत संधि तो समझते हैं कि उसमें दीवानी और जो एग्जीक्यूटिव और दीवानी और जो प्रशासनिक है वो अलग अलग करके जो है संभाला जाता था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने पूछा जाएगा कि जो बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसको हटाया किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद आगे है उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है हर एक इसमें। आपने पढ़ा ही बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था, याद, ऊपर पढ़ा ही हमने कि इसने ही स्वतंत्र राज्य बंगाल की स्थापना की थी, ऊपर पढ़ा हमने। फिर है हैदराबाद की स्थापना जो है ये 1724 ईस्वी में की थी निजाम उल मुल्क, जिसको कि चिनखिलीज खां भी कहा जाता था। ठीक है, निजाम उल मुल्क और चिनखिलीज खां भी कहा जाता था। हैदराबाद जो है हैदराबाद की है ना एक नेता, छोड़िए उसको, हैदराबाद और चिनखिलीज खां। ठीक है, चिनखिलीज खां और निजाम उल मुल्क। हैदराबाद में बिरयानी मिलती है और उस बिरयानी को खाने के लिए, रिलेट करिए, उस बिरयानी को खाने के लिए हमेशा जाम लगा रहता है, ट्रैफिक लगा रहता है कि हमको खाना ही है। मुल्क में ट्रैफिक लगा है किसके लिए? तो बिरयानी खाने के लिए, और हैदराबाद की बिरयानी फेमस है। दैट इज़ ये निमोनिक से याद करने के लिए कोरिलेट कर रहे हैं कि हैदराबाद की स्थापना किसने कहाँ की थी, किसने की थी? तो निजाम उल मुल्क, यानी जाम और मुल्क, जैसे ही देखेंगे आप मार देंगे ऑप्शन में, निजाम उल मुल्क। और इन्हीं का नाम जो है चिनखिलीज खां था। ठीक है, चिनखिलीज खां था भी इनका नाम था। उसके बाद है भरतपुर जो है वो है चूड़ामन और बदन सिंह, 18वीं सदी में चूड़ामन और बदन सिंह। नाउ जो भरत है, भरत आपको पता है कि जो भारत का नाम भरत मुनि के नाम पर ही पड़ा था। तो जो भरत थे वो जंगल में रहते थे, और जंगल में रहते थे, खुले वस्त्र, मतलब कुछ कपड़ा नहीं पहनते थे, उस समय कपड़ा भी तो नहीं होता था। तो इसी वजह से बदन आ रहा है, तो खुले बदन कौन रहता था? भरत। ठीक, और वो क्या खाता था? चूड़ा खाता था। चूड़ा खाने वाला होता है, बिहार में उसको चूड़ा कहा जाता है। तो पोहा, दैट इज़ चूड़ा। तो चूड़ा खाने यानी जो खुले बदन में, और जंगल में उसको कौन सी चावल दाल खाना बना के खिलाएगा? तो चूड़ा लेके जाता था, पैकेट में भर के तो खाता था। तो भरत जो थे वो क्या करते थे? चूड़ा खाते थे और बदन, मतलब खुले बदन रहते थे, दैट इज़। ठीक है, भरतपुर याद हो गया, चूड़ामन और बदन सिंह। ठीक है, उसके बाद है कर्नाटक से रिलेट कर रहा है नाटक करने का। ठीक है, नाटक कौन करता है? नाटक करने का बच्चे सबका आदत होता है। मतलब अदालत, लोग क्या करते हैं अदालत में, मैं मतलब कंडेम ऑफ कोर्ट नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ याद करने का निमोनिक्स, कि जैसे जो अदालत होता है उसका हमेशा आदत होगा कि आपको तारीख पे तारीख देगा कि आज ये तारीख, आज वो तारीख, तारीख पे तारीख। यानी नाटक करता है कौन? तो अदालत। इट्स सादत उल्ला खां, अदालत। ठीक है, अदालत भी बोल सकते हैं या आदत भी बोल सकते हैं कि जो कोर्ट है नाटक करता है, उसका आदत हो गया है हम लोगों को परेशान करने का, तारीख पे तारीख देकर। तो दैट इज़ सादतुल्ला खां। ठीक, आदत यहाँ दिखे तुरंत नाटक याद रखिएगा कि रिलेट कैसे कराए थे कोर्ट के बारे में। उसके बाद ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद
उसके बाद है अवध। अवध तो आपने अभी इसमें इसका जो है अवध का, अब देखो जो बुरहान वानी था एक आतंकवादी था, ठीक है, आतंकवादी। याद रखिएगा कि बुरहान वानी कुछ साल पहले आतंकवादी था जिसको कि मार दिया गया था आज से 5-10 साल पहले ही। तो जो बुरहान वानी आतंकवादी था, आतंकवादी क्या करते हैं, वध करते हैं, मार करते हैं, किसी को मार देते हैं, काट देते हैं। तो उन लोगों का ये आदत ही होता है कि वो लोग जो खुले आम जाके किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी जो है वो मार सकते हैं। तो मतलब अवध, मतलब वध कौन किया था, तो बुरहान वानी किया था। मतलब बुरहान उल मुल्क जो था, यानी मुल्क में बुरहान ने जो है वध किया था, अवध किया था, ठीक। 1722 से 24 याद रखिएगा। बुरहान उल मुल्क यानी अब ये वध कर देता है। बुरहान वानी जो है एक आतंकवादी का नाम था। ये सही में बुरहान वानी आतंकवादी था, ये चीज़ आप देख सकते हैं सर्च करके। और सआदत खान, आदत था साला, मतलब आदत था बुरहान उल मुल्क का वध करने का, ठीक। उसके बाद है जयपुर, सवाई राजा जय सिंह। जयपुर, इसमें जय सिंह आ रहा है, जयपुर और जय सिंह। सवाई राजा अब राजा था तो उसके बाद जय सिंह, इसमें क्या जयपुर और जय सिंह तो सेम ही लग रहा है। अब रुहेल पठान, ठीक है, रुहेल पठान जो है इसको देखते हैं। अब रुहेल पठान जो है 18वीं सदी में मोहम्मद खां बंगस, ठीक। अब रुहेल पठान, अब इसमें क्या रिलेट कर सकते हैं, मोहम्मद खां बंगस, ठीक है। बंगस याद रखिएगा कि बंगस, बंग यहाँ पे आ रहा है, साउंड कर रहा है खाना और खाना बंद, ठीक है। खाना बंद कब हो जाएगा, जब कोई जो है ठान ले, यानी मान लो कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने जो है अहमदाबाद जो मिल मज़दूर वाला हुआ था उसमें से उसने हंगर स्ट्राइक की थी, मतलब खाना पीना बहुत दिन तक छोड़ दिया था। ऐसे व्यक्ति अगर 2 दिन 4 दिन में मर जाएगा, लेकिन उन्होंने बहुत दिन रख लिया था और भी जाके आगे उन्होंने फास्टिंग भी रखी थी बहुत दिनों तक। तो अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो खाना बंद भी कर सकता है, बंद यानी बंद भी कर सकता है। तो ठान, रुहेल पठान, मोहम्मद खां बंगस, मतलब अगर खाना बंद कर दिया, कब, ठान कर जो है खाना बंद कर दिया। उसके बाद है मैसूर, इसमें क्या ही है, मैसूर का युद्ध भी हुआ था। मैसूर वॉर हो, जो एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था उसमें हैदर अली ने लीड किया था। कौन था, तो टीपू सुल्तान के पिताजी थे ये हैदर अली। बहुत ही पावरफुल लोग थे, बहुत ही ये पावरफुल थे। पहले जो मैसूर वॉर में इन्होंने जो है धूल चटा दी थी इसकी, सॉरी अंग्रेज़ों की। तो याद रखिएगा मैसूर की स्थापना हैदर अली ने की थी। तो आई होप ये पूरा मैंने निमोनिक्स से आपको पूरा याद कंप्लीट करा दिया होगा। अब है 1842 से 44 तक गवर्नर रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अक्रमण्यता की नीति का काल माना जाता है। ये बहुत विचित्र हिंदी है, इसको ऐसे ही याद रख लीजिए क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है हिंदी को समझ पाना। मतलब हो सकता है बहुत कुशल होंगे, दैट्स व्हाई। तो इस तरह जो है पूरा ये मैंने कंप्लीट करवा दिया, ये सेकेंड चैप्टर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। अब आगे के वीडियो में मैं जो है तीसरा भी चैप्टर कंप्लीट करूँगी और ऐसे करके मैं पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत कंप्लीट कर दूँगी और उसके साथ साथ फिर और बाकी के भी सब्जेक्ट। तो आई होप कि मैंने अपना बेस्ट दिया होगा और फिर थोड़ा मैं अभी धीरे चल रही हूँ क्योंकि हमको याद कराने का भी जिम्मा मिला हुआ है, तो इसी वजह से चलिए बाय। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़िए।